और इनका कहना है कि ये डायबिटीज़ रिवर्सल कर सकते हैं। और जब आपके ब्लड के अंदर ही पॉइजन्स और टॉक्सिन्स मुसलसल तौर पे हाई और वो पूरी बॉडी में ट्रैवल कर रहे हैं, तो फिर वो हर जगह जाके वो डेफ़िनेटली वो तबाही करेंगे ही करेंगे। असल जो रूट कॉज़ है डायबिटीज़ की इंसुलिन रेज़िस्टेंस, वो बेसिकली एक लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर है। इसलिए मुझे ये तो समझ आ गई, एक डाइट प्लान होना चाहिए और एक वर्कआउट प्लान होना चाहिए। अपने बॉडी से इंसुलिन रेज़िस्टेंस को कम करना है, तो सबसे पहले आपने अपनी बॉडी से चर्बी को कम करना चर्बी है। को कम करना। आप हर 1 किलो जो वज़न कम करते हो ना, उसके साथ आपका ब्लड प्रेशर 1 मिलीमीटर मरकरी नीचे आ जाता है। बॉडी नई खून की नालियाँ बनाती है। माशाल्लाह। वो जब नई खून की नालियाँ बनती है ना, तो आपका ब्लड प्रेशर उससे भी कुदरती तौर पे माशाल्लाह, नीचे। जब आपके मसल्स के ऊपर, आपकी मतलब ऑर्गन्स के ऊपर चर्बी होगी, तो ऐसे ही है जैसे कि आप पानी के पाइप के ऊपर वज़न रख के बैठे हुए हो। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राफ़े, जो कि न्यूट्रिशन और डायटीशियन हैं, और इनका कहना है कि ये डायबिटीज़ रिवर्सल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये डायबिटीज़ रिवर्सल क्या होता है और कैसे हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर पहले बताइए, डायबिटीज़ रिवर्सल क्या चीज़ है? सर बेसिकली डायबिटीज़ रिवर्सल को अगर आपने समझते हैं, तो आसान अल्फाज में ये है कि आप अगर ब्लड शुगर की दवाइयाँ ले रहे हैं, तो वो दवाइयाँ आपकी छूट जाती हैं, और जो आपका एक डायबिटीज़ को चेक करने का जो क्राइटेरिया होता है कि कितनी डायबिटीज़ है आपको, जिसे हम HbA1c कहते हैं, जो आपका 3 माह का शुगर का टेस्ट होता है, वो शुगर आपका का टेस्ट आपका नॉर्मल रेंजेस में आना स्टार्ट हो जाता है। सिंपल सिम पुटिंग इट सिंपली, कि आप अगर दवाइयों के बगैर आप अपनी ब्लड शुगर को अच्छे तरीके से मैनेज करें, आपकी ब्लड शुगर नॉर्मल हो गई हुई है, दवाइयों के बगैर जस्ट आप डाइट एंड लाइफस्टाइल से उसको मैनेज कर रहे हैं, तो इसको हम डायबिटीज़ रिवर्सल कह तो सकते अगर हैं। तो ऐसा हो जाए तो फिर तो कमाल ही हो जाएगा, क्योंकि मैंने आज तक देखा नहीं है किसी को ऐसे होते हुए। तो आप इसको कैसे, मतलब कैसे कर सकते हैं? अच्छा, इसमें एक बात जो आपको समझने की ज़रूरत है ना, वो ये है कि सबसे पहले हमने ये समझना है डायबिटीज़ होती कैसे है, ठीक है? हम डायबिटीज़ में भी हम स्पेसिफ़िकली टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं, जो कि मेजॉरिटी केसेस में यही डायबिटीज़ होती है, जो एडल्ट्स के अंदर जाके लेटर लाइफ़ में होती है। अब होता क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर आपके जिगर के ऊपर और आपके मसल्स के ऊपर चर्बी आ जाती है। दूसरा ये कि बॉडी के अंदर इंसुलिन हाई रहना स्टार्ट हो जाती है, तो ये कुछ 2-3 मैकेनिज़्म्स हैं, जिनके थ्रू क्या होता है कि बॉडी में एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं इंसुलिन रेज़िस्टेंस। जब बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, आपकी इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाती, तो आपको डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है। आमतौर पे होता क्या है कि आप जब खाना खाते हैं, तो आपकी बॉडी उससे शुगर बनाती है, वो शुगर आपके खून में जाती है, आपके ब्लड में जाती है। और इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन उस शुगर को पकड़-पकड़ के जाके जिगर में ले जाता है, उस शुगर को पकड़ के जाके आपके पट्ठों में, आपके मसल्स में ले जाता है, जहाँ पे वो शुगर या तो स्टोर हो जाती है या उसको जला दिया जाता है। लेकिन जब बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, तो फिर इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाती। इंसुलिन होती है लेकिन अपना काम नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर शुगर हाई रहना स्टार्ट हो जाती है, और वो फिर आपके लिए मसले मसाइल क्रिएट करती है। तो सर क्या मसले क्रिएट हो सकते हैं, ये भी बताएँ? अच्छा, जब आपके ब्लड के अंदर शुगर मुसलसल तौर पे हाई रहना स्टार्ट हो जाती है, तो वो क्या करती है, वो आपके ब्लड के अंदर ही दूसरे केमिकल्स होते हैं, जिन्हें हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं। शुगर अमाइनो एसिड्स के साथ मिलके जहरीले केमिकल्स बनाती है, पॉइजन्स और टॉक्सिन्स बनाती है, और ये टॉक्सिन्स क्या करते हैं, ये आपके ब्लड के थ्रू जहाँ-जहाँ पे बॉडी में ट्रैवल करते हैं, ये वहाँ-वहाँ पे जाके तबाही करते हैं। ये मिसाइल्स होते हैं जो हर जगह जाके अटैक करते हैं, क्योंकि आपके ब्रेन से लेके आपके सर के बाल से लेके आपके पाँव के नाखून तक हर चीज़ को ब्लड सप्लाई अवेलेबल है। और जब आपके ब्लड के अंदर ही पॉइजन्स और टॉक्सिन्स मुसलसल तौर पे हाई और वो पूरी बॉडी में ट्रैवल कर रहे हैं, तो फिर वो हर जगह जाके वो डेफ़िनेटली वो तबाही करेंगे ही करेंगे। इसीलिए आप देखें कि डायबिटिक्स में इनकी आँखें ख़राब हो जाती हैं, इनकी बिनाई के प्रॉब्लम आ जाते हैं, जिसे हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। इसी तरीके से इनमें दिल की बीमारियाँ होने लग जाती है, क्योंकि खून में टॉक्सिन्स है, वो दिल को भी इफ़ेक्ट करते हैं। फिर इसी तरीके से डायबिटिक्स में अगर कंट्रोल ना हो, तो किडनीज़ ख़राब हो जाती हैं, किडनीज़ को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसी तरीके से किसी के पाँव में कोई ज़ख़म आ जाए, तो वो हील ही नहीं होता, वहाँ पे पाँव की सर्कुलेशन ख़राब हो जाती है, तो समटाइम्स पाँव का कुछ हिस्सा, पाँव या समटाइम्स टाँग भी कटवानी पड़ जाती है। तो इसीलिए डायबिटीज़ को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना ये टॉक्सिन्स आपके ब्लड में हाई रहेंगे, और ये ओवर द टाइम ये डैमेज करते रहेंगे, एंड इनफैक्ट ये आपके मसल्स को भी कमज़ोर करते हैं, आपकी याददाश्त को, आपके दिमाग को, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको ये ना छोड़ते हो। हर चीज़ को ये इफ़ेक्ट करती है डायबिटीज़। तो फिर इसका कोई हल भी तो बताएँ ना, कैसे अभी जो आपने बताया, कैसे लोग इससे बच सकते हैं? अच्छा, डायबिटीज़ के रिलेटेड जो सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है ना, जो वो ये है कि डायबिटीज़ मतलब कि दवाइयों से टोटली तौर पे ख़त्म हो सकती है। दवाइयाँ हेल्प करती हैं आपको डायबिटीज़ को मैनेज करने में, आपके ब्लड शुगर को कम करने में। लेकिन असल जो रूट कॉज़ है डायबिटीज़ की, इंसुलिन रेज़िस्टेंस, वो बेसिकली एक लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर है। वो उसके हाँ। जो रूट्स हैं वो आपके लाइफ़स्टाइल के अंदर हैं। हुँ। इंसुलिन रेज़िस्टेंस को अगर आपने ख़त्म करना है, डायबिटीज़ इन इटसेल्फ एक ग़ज़ाई या आप कह लें एक लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर है, तो आप अपना जस्ट
अपनी डाइट, अपना लाइफ़स्टाइल अगर आप उसको फ़िक्स कर लेते हैं तो आपकी मेडिसिन्स भी छूट जाती है और आपकी डायबिटीज़ भी रिवर्स हो जाती है। तो फिर क्या लाइफ़स्टाइल होना चाहिए? मतलब क्या डाइट लें? और मेरा ख़्याल है जहाँ तक अभी आपने बात की मुझे लगता है इसमें डेफ़िनेटली फ़ैट का रोल होगा मतलब जो ऊपर आपने बताया चर्बी आ जाती है। हुँ। तो उस फ़ैट को कैसे रिमूव किया जा सकता है? ऑब्वियसली ज़्यादातर मोटे लोगों में ही होती है डायबिटीज़ पतलों में हुँ। तो बिल्कुल, कम होती मोटे है। लोगों में ही होती है क्योंकि वो ऐसे ही। डेफ़िनेटली चर्बी जहाँ पे होगी हाँ। वहीं पे फिर ये बिल्कुल, इंसुलिन बिल्कुल ऐसे रेज़िस्टेंस होगी ना। ही। बिल्कुल तो ऐसे मुझे ही। बताएँ फिर इसके लिए क्या हमें प्लान लेके चलना चाहिए? ऑब्वियसली मुझे ये तो समझ आ गई एक डाइट प्लान होना चाहिए और एक वर्कआउट प्लान होना चाहिए। बिल्कुल क्योंकि ऐसे ही। ताकि चर्बी कम हो और हमारी जो है ना बिल्कुल तो ऐसे इसमें ही। आप हमें गाइड करें प्लीज़। अच्छा, इसमें भी जैसे हमारी पहले वेट लॉस में भी जो कन्वर्सेशन हुई थी ना, काफ़ी सारी बातें वो स्टिल यहाँ वो पे स्टिल यहाँ एप्लीकेबल हैं, बिल्कुल सही। ठीक है? कौन-कौन सी बात एप्लीकेबल है कि अगर आपने बॉडी से इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना है, तो सबसे पहले आपने अपनी बॉडी से चर्बी को कम करना चर्बी है, को कम करना है। ठीक है? चर्बी को कम करने का यही है कि आप वॉक को, एक्सरसाइज़ को कंबाइन करें, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करें, आप अपना प्रोटीन का इंटेक अच्छा करें, ठीक है? इससे क्या होगा कि जब बॉडी से फैट कम होगा और मसल बिल्ड होगा, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी यहीं से काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी एंड अगर आप अपने वेट का 10, 15, 20% भी अगर आप कम कर लेते हैं, तो मेजॉरिटी केसेस में जस्ट वेट लॉस अकेला ही इतना काफ़ी होता है कि आपकी डायबिटीज़ को काफ़ी हद तक हाँ, मेजॉरिटी केसेस बिल्कुल। में रिवर्स करवा देता है। आपकी मेडिसिन छूट जाती है उसके बाद। अच्छा, दूसरा ये है कि जब आपकी डायबिटीज़ एक्टिव है, आप जस्ट अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो इसमें वेट लॉस से गाइडलाइंस थोड़ी-सी इस तरह से डिफरेंट हो जाती हैं कि इसमें आपने अपनी जो ब्लड शुगर है उसको स्टेबलाइज़ करवाना होता है। और उसका तरीक़ेकार क्या होता है कि आपने एक ही टाइम पे बहुत ज़्यादा कार्ब्स, बहुत ज़्यादा ग्रेन्स, बहुत ज़्यादा अनाज लेने की बजाय आपने क्या करना होता है, आपने उसको पूरे दिन पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप नाश्ते के अंदर 2-2 3-3 स्लाइस ब्रेड के खा रहे हैं, तो कोशिश ये करें कि सबसे पहले तो आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स पे आप स्विच कर लें। अगर आप व्हाइट ब्रेड ले रहे हैं, तो आप कोशिश करें आप ब्राउन ब्रेड पे या मल्टीग्रेन ब्रेड पे आप स्विच कर लें, ठीक है? एक तो ये चीज़ होती है कि आपकी जो ब्लड शुगर की स्पाइक होती है उसको हम इस तरीके से कंट्रोल करवा लेते हैं। दूसरा, आपके जो मील का ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट्स का कंटेंट है वो कम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है आसान अल्फाज में, अगर आप पहले 3 स्लाइस ब्रेड ले रहे हैं तो आप 2 पे आ जाएँ, ठीक है? सिमिलरली कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि वो बताते हैं जी कि हम मतलब कि अभी इनफैक्ट मेरी एक रिसेंटली मेरी एक पेशेंट से बात हो रही थी। अब यहाँ पे ना लोगों की साइकोलॉजी और उनके माइंडसेट का भी बड़ा रोल आता है। आई एम श्योर कि ये चीज़ यूज़र्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी अगर वो भी किसी ऐसे मिथ में बिलीव करते हैं। अब उन पेशेंट की पिछले 14-15 साल से डायबिटीज़ एक्टिव है और वो इंसुलिन ले रही हैं, ठीक है? अब वो मुझे क्या कह रही हैं, वो कह रही हैं कि मैं सुबह नाश्ता करती हूँ, उसके बाद ना मैं दोपहर को कुछ नहीं खाती, लेकिन जब उनसे पूछा ना तो थोड़ा-थोड़ा टाइम किचन में आया तो थोड़ा बहुत कुछ उठा के खा लिया। हाँ, थोड़ी बहुत चने भुने हुए रखे हुए हैं। अब लोगों का एक परसेप्शन होता है कि भुने हुए चने वेट लॉस करवाते हैं या ब्लड शुगर के लिए अच्छे होते हैं, तो हालाँकि वो स्टार्च है, डायबिटीज़ के लिए भी इतना बेनिफिशियल नहीं है अगर आप उसको एक्सीड करेंगे क्वांटिटीज़ को, डायबिटीज़ के लिए भी अच्छा नहीं है ना वेट लॉस के लिए अच्छा है, अगर आप क्वांटिटीज़ को एक्सीड करते हैं। तो थोड़ी बहुत उनके ऊपर मंचिंग कर ली, थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स उठा लिए, बच्चों को कोई स्नैक वगैरह पड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत वो ले लिया, लेकिन लंच नहीं करती, क्यों? क्योंकि वेट लॉस करना है। एंड नंबर 2 इज़ के फिर उन्होंने मुझे बताया कि डिनर में ना मैं 1.5 से 2 रोटी खा लेती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं लंच में इसीलिए मैं लंच को स्किप करती हूँ, मैं इसीलिए लंच नहीं करती कि मुझे रोटी पसंद है और मुझे फिर ये होता है कि मैं डिनर में पेट भर के रोटी खा लूँ। तो मैं लंच की बचा के मैं डिनर में खाती हूँ कि डिनर में एक ही दफ़ा खा लूँगी। तो देखिए, दिन में आप खा तो डेढ़, अगर आपने 2 रोटीज़ भी खानी है ना, तो बेहतर ये है कि आप एक ही मील में 2 रोटीज़ खाने की बजाय आप उनको डिवाइड 2 कर लो। हिस्सों आप में। लंच में 1 ले लो, आप डिनर में 1 ले लो, हुँ, तो आपका ब्लड शुगर का रिस्पॉन्स ऑटोमैटिकली बेहतर हो जाएगा एंड फिर वो मुझे कह रही थी कि मैं इंसुलिन भी लगा रही हूँ, मेडिसिन्स भी ले रही हूँ, लेकिन शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। समझ आ गई मुझे। तो इसी वजह से कंट्रोल नहीं हो रही। मैं भी ये चीज़ सीखा हूँ कि जो आपकी डाइट है ना, ये बहुत ज़्यादा ही इम्पैक्ट करती है आपके पूरे लाइफ़स्टाइल मतलब आपका लाइफ़स्टाइल में आपकी जो डाइट है, वो आपके हर ऑर्गन को लेके और हर चीज़ को लेके ना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। और दूसरी बात जब से ये स्नैकिंग वाला सिस्टम आया और ये वाक़ई में हमारे यहाँ पे तो पतले होने के लिए भी खाना है हुँ, और हुँ। ना और मोटे होने के लिए तो खा ही रहे हैं ना, पतले होने के लिए भी खाना है। तो असल में जो आपने हमें फैट लॉस में एक चीज़ समझाई थी ना कि कैलोरीज़ डेफ़िसिट मतलब आपने अगर आप पतला होना है, अपना वेट कम करना है, तो आपको कैलोरी डेफ़िसिट चाहिए चाहिए। अगर आपकी बॉडी को 1500 की कैलोरीज़ चाहिए, तो आपने 1000-1200 खाई, तो आप आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता पतले होगे बिल्कुल ऐसे क्योंकि ही है। आपका डेफ़िसिट चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही अगर है। आप उसको पूरा-पूरा लेके चल रहे हो और ख़ास करके आप रात को रोटी खा रहे हो, सुबह की स्किप कर रहे हो, तो डेफ़िसिट तो हो ही नहीं रहा। 24 घंटे में जितनी कैलोरीज़ बर्न हो रही है, उतनी अपन वैसे लेकर भी इंसुलिन का जो काम होता है ना, अब देखिए उनके ब्लड शुगर क्यों नहीं कंट्रोल हो रहे, इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन की आप एक डोज़ लेते हैं, ठीक है? मिसाल के तौर पे हम इसको थोड़ा-सा लोगों की समझाने के लिए मैं इस तरह से कह देता हूँ कि 1 किलो इंसुलिन 3 किलो खाना हज़म करवाती है, ठीक है? अब हुँ। डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया कि आपने 1 किलो इंसुलिन लेनी है, लेट्स सपोज़। अब पॉइंट इज़ कि 1 किलो इंसुलिन ने 3 किलो खाना हज़म करवाना है, उसको यूटिलाइज़ करवाना है, उतने शुगर को यूटिलाइज़ करवाना है।
अगर आप 3 किलो से कम खा रहे हो तो इंसुलिन की मिकदार ज़्यादा ले रहे हो टेक्निकली, तो वो क्या करती है, वो पेशेंट के ब्लड शुगर लेवल को नीचे ले जाती है। हाइपोग्लाइसीमिया इसे हम कहते हैं, शुगर लेवल लो हो जाते हैं और पेशेंट को मतलब कि चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं, कमज़ोरी फील होना स्टार्ट हो जाती है, पसीने आना, इस तरह के साइन एंड सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम आ गई। इंसुलिन की डोज़ वही है। और कभी-कभार क्या हुआ कि आपने क्या किया कि आपको रिकमेंड की हुई है 1 किलो इंसुलिन, जिसने 3 किलो को यूटिलाइज़ करवाना है, लेकिन आपने 4-5 किलो कार्ब्स खा लिया आपने, लेट्स सपोज़। तो अब नुकसान क्या होगा कि ब्लड शुगर ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा। इंसुलिन की डोज़ तो उतनी की उतनी है, तो फिर हाँ, पेशेंट को बेसिकली समझ ही नहीं आता समझ कि ही यार नहीं करे आती। क्या? इंसुलिन की डोज़ तो वही है, जो असल में जो चीज़ आपके ब्लड शुगर को डिसाइड कर रही है, वो आपकी डाइट है, डाइट है, बिल्कुल हमें वो आपकी आपकी बात मील्स हैं। बिल्कुल, बिल्कुल समझ जाएँगे। आपके डॉक्टर ने आपकी शुगर लेवल जो रहती है उसके अकॉर्डिंगली मतलब आप जितना नॉर्मली खाते हैं। इंसुलिन की डोज़ आपकी बॉडी वेट के हिसाब से होती है। उन अच्छा, जो रिसर्च में आती है ना, इंसुलिन की डोज़ आपकी बॉडी वेट के वेट हिसाब के से हिसाब होती से है। होते हैं। डॉक्टर ने आपको वो प्रिस्क्राइब कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी आपको अपनी डाइट पे काम करने की ज़रूरत है। वो अगर आप नहीं करते तो आपके ब्लड शुगर में हाइज़ एंड लॉज़ आते रहेंगे, जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है ऑब्वियसली। मेरे ख़्याल से तो मैंने ना ऐसे केस भी देखे हैं जिन्होंने अपनी डाइट बेहतर की है ना और वेट ऑब्वियसली मतलब किसी भी तरीके से वेट डाइट के साथ ही वेट लॉस किया है जिस तरह भी। उसके बाद ना उनकी हर तरह की बीमारी में इम्प्रूवमेंट तो आती है। सब बहुत वो बेशक इम्प्रूवमेंट ब्लड आती है। प्रेशर है, वो बेशक शुगर है या उनकी किडनी की प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है अगर आपने उस अब देखिए एक इंसान है जैसे सेहतमंद, वो एक सेहतमंद डाइट लेता है। लेकिन एक बंदा जो है या आप शुगर का पेशेंट है या फिर ब्लड प्रेशर का या फिर तो उसको कुछ चीज़ें प्लस माइनस करके अपनी डाइट करनी होती है, वो फिर एक नॉर्मल बंदे वाली डाइट नहीं लेता। जैसे अब ब्लड प्रेशर वाले को नमक से दूर रहना है, शुगर वाले को चीनी से दूर रहना है और जैसे कि मैंने अब किडनी वाला बताया तो उनको प्रोटीन से थोड़ा-सा दूर रहना है और जो अपनी चीज़ें डिपेंड करते हैं स्टेज पे मतलब अगेन मेरा ब्लड। मतलब ये और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि ब्लड प्रेशर का भी ना हर दफ़ा आपको नमक कम करने की ज़रूरत नहीं होती। ब्लड प्रेशर होने की भी ना कई वजूहात होती हैं। समटाइम्स होती है, हमारी ब्लड प्रेशर होता है जिसे हम कहते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन के अंदर भी फिर हमारे पास ना टाइप्स आ जाती है। कुछ ब्लड प्रेशर ऐसे होते हैं जो 60 को टॉलरेट करते हैं कि आप नमक लेते भी हो ना, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप नमक कम करते हो तो भी फ़र्क नहीं पड़ता आपको। कुछ होते हैं इडियोपैथिक। इडियोपैथिक हम उसे कहते हैं जिसका हमें वजह ही नहीं पता कि यार ब्लड प्रेशर हो क्यों रहा है। और मज़े की बात ये है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से भी ब्लड प्रेशर होता है, वेट ज़्यादा होने की वजह से भी ब्लड प्रेशर होता है। आप हर 1 किलो जो वज़न कम करते हो ना, उसके साथ आपका ब्लड प्रेशर 1 मिलीमीटर मरकरी नीचे आ जाता है। लेट्स सपोज़ अगर आपका बीपी 130 पे रहता है, 130/90 पे रहता है और आप 10 केजीज़ वेट लॉस करते हो, तो देयर इज़ अ गुड चांस कि आपका वो ब्लड प्रेशर कम होके 120/80 पे आ जाएगा। वो 10 पॉइंट्स नीचे आ जाता है 10 केजीज़ वेट कम करने से। बिल्कुल ये जो नंबर 1 थिंग। नंबर 2, अगर आपने ब्लड प्रेशर को फर्दर मैनेज करना है तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि हमारी बॉडी में ना आप अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान दो। एक्सरसाइज में फिर आपने क्या करना होता है, अपने कार्डियो पे ध्यान देना होता है। कार्डियो करते हुए बॉडी में एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस होता है। वो ये होता है कि बॉडी एक प्रोसेस करती है जिसे हम कहते हैं एंजियोजेनेसिस। बॉडी नई खून की नालियाँ बनाती है। माशाल्लाह। वो जब नई खून की नालियाँ बनती है ना, तो आपका ब्लड प्रेशर उससे भी कुदरती तौर पे माशाल्लाह, ये नीचे आ देखिए जी जाता है। एक और नई चीज़ सीखी है माशाल्लाह अल्लाह का निज़ाम है। मैं जिस डॉक्टर के पास बैठता हूँ, जो नई चीज़ सीखता हूँ, मैं इम्प्रेस हो जाता हूँ कि आपकी खून की नालियाँ भी नई बनती हैं माशाल्लाह। पहले ही इतनी है कि मतलब आई डोंट काउंटलेस है, लाखों में है, तो उसके बावजूद भी माशाल्लाह जो है खून की नालियाँ नहीं बनती हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है कि जब आपके मसल्स के ऊपर, आपकी मतलब ऑर्गन्स के ऊपर चर्बी होगी, तो ऐसे ही है जैसे कि आप पानी के पाइप के ऊपर वज़न रख के बैठे हुए हों। तो वो फ्लो थोड़ा-सा डिस्टर्ब रहता बिल्कुल, ही है। बिल्कुल, बिल्कुल, जब वो बिल्कुल चर्बी ऐसे। पिघलेगी और फ्लो सही होगा तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली बिल्कुल, नॉर्मल बिल्कुल, होगा। बिल्कुल। आपकी आर्टरीज़ की जो है वो नैरोइंग हो जाती है, आपकी खून की नालियों की नैरिंग हो जाती है। वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल और जो दूसरे हमारे पास बैड फैट्स हैं, उनकी जाके वहाँ पे डेपोज़िशन हो जाती है और वो नालियाँ तंग हो जाती हैं। अच्छा चलें सर, आपका ये हमारा पॉडकास्ट देख के हमारा कोई ऑडियंस में से आपके पास अगर आपको अप्रोच करता है तो आप उसको हमारे बिहाफ़ पे, हमारी रिक्वेस्ट पे कम से कम 50% डिस्काउंट ज़रूर करेंगे। 50% डिस्काउंट। जी सर। 15% के 50%। 50-50 50% सर। चलिए, कंसल्टेशन पे इंशाल्लाह आई विल ऑफर दैम देखिए, वेरी बिल्कुल, सून। क्योंकि सर ये है कि हमारा मकसद ये है कि अवेयरनेस फैलाना। तो मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक भी पहुँच सके, जिन लोगों को बेसिक जैसे फंडामेंटल्स का नहीं पता कि इस चीज़ें से होती है या जिनके पास एक डॉक्टर्स की अप्रोच अवेलेबल नहीं है। मतलब ऐसे गाँव देहात में भी बहुत से लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उन तक शेयर करें और वो कंसल्टेशन तो आप उन सर से जो है ना फ़ोन पे या व्हाट्सएप या किसी तरीके से ऑनलाइन हो, वीडियो बिल्कुल, कॉल में बिल्कुल भी हो आप सकती है। ऑनलाइन आप लिख सकते हैं। अच्छा सर, मैं आपसे ये भी कहूँगा कि ये आपकी जो वीडियो के अंदर ही मैं नंबर डाल दूँगा, तो जी, जिसने जी। भी आपसे राब्ता करना जी, हो, जी, वो श्योर, कर नो सकेगा। प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब आपके लिए लेके आता है पाकिस्तान के काबिल तरीन डॉक्टर्स का पॉडकास्ट, ताकि हमारे ज़हन में किसी भी तरह का कोई सवाल, कोई वहम या शक-शुबा है, उसे दूर किया जा सके।
अगर आप भी किसी टॉपिक पे चाहते हैं हम सर से डिस्कस करें, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।